हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आज भी प्रेमचंद की कहानी, उपन्यासों का कोई मुकाबला नहीं है। उनके कथा साहित्य की ऐसी क्या विशेषता है कि हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम सूरज की तरह रोशन है। प्रेमचंद की कहानी कथा के ऐसे कौन से आयाम हैं कि आज भी पाठक उनके साहित्य को बार बार पढ़ना चाहते हैं। पिछले अध्याय में हमने उनके इन्हीं आयामों को जानने की कोशिश की थी। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रेमचंद की कहानी कला के बाकी आयामों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उनके साहित्य की विशेषताओं को समझने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, प्रेमचंद की कहानी कला के विविध आयाम। गांधी युग के प्रथम 3 चरणों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांप्रदायिक जीवन के सभी पहलुओं व समस्याओं का जितना सजीव चित्रण प्रेमचंद साहित्य में आपको देखने को मिलेगा, वैसा किसी अन्य कहानीकार के साहित्य में नहीं। विशाल हृदय में जीवन के सभी रूपों के प्रति राग था उनके। मानव के सभी रूपों के प्रति उनका स्नेह था। विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, सरकार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने पात्र प्रेमचंद साहित्य में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। अन्य कहानीकार जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर से यदि प्रेमचंद की तुलना करते हैं तो एक और विशाल अथाह जन समुद्र है, तो दूसरी ओर व्यक्तित्वों के सरोवर मात्र प्रेमचंद। तभी तो आचार्य द्विवेदी का कहना है कि आज भी प्रेमचंद जहां हमें छोड़कर गए थे, वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाए। प्रेमचंद के कहानी कला के कुछ आयामों पर दोस्तों हम अपने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। बाकी के उनके कौन कौन से आयाम हैं, उन पर हम आज के अध्याय में चर्चा करते हैं। आज का पहला आयाम है पात्र चरित्र चित्रण। प्रेमचंद के शब्दों में मानव चरित्र की क्या रूपरेखा थी। उनके अनुसार मानवीय चरित्र इतना जटिल है कि बुरे से बुरा आदमी भी देवता हो जाता है और अच्छे से अच्छा आदमी पशु। पर वास्तव में मानव स्थितियों की है जटिलता स्थितियों की जटिलता का प्रतिबिंब है। इसलिए प्रेमचंद रचनाओं में चरित्रगत विशेषताओं को परिस्फुट करने हेतु विभिन्न घात परिघातों के साथ साथ जीवन की घटनाओं, संघर्षशील स्थितियों को इस तरह से मिला देते थे कि जान ही नहीं पड़ता था कि कहानी घटना प्रधान है या चरित्र प्रधान। और यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्रों को ना तो किसी व्याख्या की जरूरत है और ना ही किसी परिचय की जरूरत है। प्रेमचंद के शब्दों में जो लेखक मानव हृदयों के रहस्यों को खोलने में सक्षम है, उसी की रचना सफल है। वह उन्हीं पात्रों का सफल चित्रण कर सकता है जिनसे वह निजी अनुभवों से परिचित है। मेरे अधिकांश पात्र यानी कि प्रेमचंद के जितने भी पात्र हैं वो यथार्थ जीवन से लिए गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में अस्तित्व नहीं होता, तब वह छाया मात्र अनिश्चित और अविश्वसनीय हो उठता है। प्रेमचंद ने विराट मानवतावादी दृष्टि से व्यक्ति को सामाजिक इकाई के रूप में मान्यता दी और स्वीकारा कि व्यक्ति की सारी समस्याएं, उसका व्यक्तित्व, मूल भावधारा, आत्मचेतन सभी कुछ सामाजिक परिधि में बनते और बिगड़ते हैं। वह समाज के प्रति लोक कल्याण की भावना के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों, इतने साल बीत जाने पर भी प्रेमचंद के जितने कर्मठ संघर्षशील पात्र हैं वो हमारी कल्पना में जीवित है और हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते हैं। अब हम जानते हैं प्रेमचंद की कहानी के संवाद। कहानी के रचना विधान को निरंतरता व विकासशील पथ की ओर उन्मुख करने में संवादों का या कथोपकथन का अपना अलग विशेष स्थान होता है। सशक्त संवादों से रहित कोई भी कहानी वो ऐसी लगेगी जैसे मौन हो या अधूरी। संवाद लेखन में प्रेमचंद कहीं भी तटस्थ होकर अपनी कलम नहीं चलाते थे, अपितु वे जीवन प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभा उसे सशक्त गति प्रदान करने वाले कहानीकार थे। मानव चरित्र से सुपरिचित प्रेमचंद पात्रों की मनोस्थिति व स्वभाव के अनुकूल अपने संवादों का चयन करते थे, जो कि प्रसंगों के अनुकूल होता था और स्वाभाविक और सहज होता था। विशेष रूप से जो व्यंग वाले उनके संवाद थे, वो उसके जो नश्तर थे वो समाज की नसों में व्याप्त
गंदे बदबूदार मवाद को निकालने के लिए चीरा लगाने का काम करते हैं। किसी भी स्थल पर उनका व्यंग अर्थहीन नहीं हुआ। जैसे अब आप देखें उनकी कहानी कफन में घीसू व माघव का परस्पर वार्तालाप नाटकीय तथा व्यंग प्रहारों से ओतप्रोत है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांपने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कितना गहरा व्यंग किया है प्रेमचंद ने समाज के ऊपर। अब हम देखते हैं उनके देशकाल वातावरण। समसामयिक युग की आंतरिक व बाहरी स्थितियों को सहज रूप से समेटने का प्रयास प्रेमचंद की कहानियों में है। इसलिए प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में धर्म, समाज, परिवार, घर, कृषि व उद्योग धंधों की विशिष्टता को उभारा है। साथ ही साथ भौगोलिक व प्राकृतिक शक्तियों का उल्लेख भी वातावरण को प्रभावशाली बनाता है। उनकी कई कहानियां वातावरण प्रधान है, तो कई देशकाल की दुखद स्थितियों को जीवंत करने वाली हैं। यह तो सब जानते हैं कि प्रेमचंद दरिद्रता में ही पले और गरीबी में जूझते हुए ही समाप्त हो गए, और इसी गरीबी ने उन्हें तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक ढकोसलों, राजनीतिक हलचलों, आर्थिक मोर्चों से जूझता स्वदेशी उद्योग और डामाडोल अर्थव्यवस्था से उपजे असंतुलन को भली भांति उन्होंने जांचा, परखा और अनुभव किया और ईमानदार से अपनी लेखनी में उसे उतारा। प्रेमचंद का कथा साहित्य अपने युग का मजबूत सहायक ही नहीं बनता, अपितु इससे भी आगे राष्ट्र उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण की स्वस्थ परंपरा को जन्म देता है। मनोविज्ञान। दोस्तों, प्रेमचंद मनोविज्ञान को कहानी का सर्वोत्तम तत्व मानते हैं। लेखन के प्रारंभिक काल में रची कहानियां, बड़े घर की बेटी देख लीजिएगा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, परीक्षा, ममता, रानी सारंगा, इन सब में घटनाओं का साम्राज्य दृढ़ता की भित्ति पर टिका है। प्रेमचंद के अनुसार कहानियां केवल घटनाओं व सूचनाओं का संग्रहालय नहीं, अपितु जीवन और पात्रों के अंतर्विरोधी की सार्थक अभिव्यक्ति है। आज की कहानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व यथार्थ चित्रण को अपना ध्येय मानती है। कई रस्मों, कई चरित्रों, कई घटनाओं के लिए कथा की जमीन के पास कोई स्थान ही नहीं है। आज के लेखक का उद्देश्य स्थल सौंदर्य नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जिसमें सौंदर्य की झलक हो। इसके द्वारा पाठक की कोमल भावनाओं को वो स्पर्श कर सके। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में वर्णित बुरे पात्रों की कुप्रवृत्तियों के नीचे जो सद्गुण, उनके अंदर अच्छे गुण थे, उसका भी यथासंभव अपनी कहानियों में उसको भी उभारा है। विविध स्थितियों के बीच विविध मनुष्य के मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, कैसे उनके प्रयास होते हैं, उनका व्यवहार होता है, इन सब तथ्यों की गहरी सूझबूझ प्रेमचंद को व्यापक रूप से थी। ये सब हमें उनके कथा साहित्य में देखने को मिलता है। भाषा शैली। भावों की अनुभूतियों के समान प्रेमचंद भाषा के भी सम्राट माने जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य को सर्वप्रथम प्रेमचंद ने ही प्रवाहयुक्त, मुहावरेदार, सुगम, सुबोध, साधारण बोलचाल की बहुलता लिए पात्रों के अनुकूल भाषा प्रदान की। उनकी जो भी भाषा थी वो कृत्रिमता व आडंबर से शून्य थी और बिल्कुल सीधी सरल थी। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, देशज और लोक सूक्तियों के सार्थक प्रयोग कर अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। भाषा में मुहावरेदार उर्दू की तराश, साथ ही साथ चुस्ती के साथ साथ हिंदी की हार्दिकता का भी अद्भुत समन्वय उनके साहित्य में प्रदर्शित हुआ। वाक्य भी कुशल शिल्पी की भांति तराशे हुए लगते हैं। शैली विधान की दृष्टि से आप प्रेमचंद का साहित्य देखेंगे तो अन्य पुरुष प्रधान ऐतिहासिक वर्णनात्मक शैली उन्होंने अपनाई है। कहीं कहीं उत्तम पुरुष की आत्मकथात्मक शैली के सुंदर उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे नशा कहानी, जो मानव मन के अंतर्द्वंद्व का चरम दिग्दर्शन हमें दिखाती है। सा उद्देश्यता। प्रेमचंद ने एक अत्यंत सारगर्भित वाक्य कहा है कि जो सृष्टा है वो जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जवाबदेह है। इसलिए उन्होंने जीवन को आत्मीयतापूर्ण दोनों बाहों में समेटा है, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन किया। उनका साहित्य जहां एक और समाज की कुरूपताओं का घिनौना रूप दर्शाता है, वहीं उन्हें संवारने और सुधारने की प्रेरणा भी देता है।
यथार्थवाद यह है कि जो कुछ कहा वह सच्चाई और ईमानदारी से कहा। और उनके साहित्य का आदर्शवाद क्या है कि यह इस सत्य को मानवतावाद के सौंदर्य से अभिभूत किया। लोक मंगल की व्यापक भावना से उन्होंने इसे मंडित किया। मानवतावाद लेखन कला के प्रति प्रेमचंद का विशिष्ट दृष्टिकोण था। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उनके अनुसार मानव दुर्बल है और रहेगा, पर उनकी दुर्बलता ही कभी उसे उठाएगी और कभी गिराएगी। वे समाज और मानव के नहीं, उनकी बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। उनके उसको दूर करना चाहते थे और उसके कल्याण के पक्षपाती थे। प्रेमचंद का मानवतावाद उनकी कला से कहीं अधिक महान था। रचनाओं में उन्होंने जिन गरीबों के जीवन का सजीव चित्रांकन किया है, उसका सिर्फ उनके प्रति उनकी मौखिक सहानुभूति नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक रूप में भी, यानी कि अपनी असल जिंदगी में भी उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण छोड़ा है। वे क्या करते थे, अपने घोर आर्थिक संकटग्रस्त स्थिति के बावजूद भी जब भी किसी को उनकी जरूरत होती थी, किसी भी तरह की जरूरत होती थी, चाहे वो फिर परिचित हो या अपरिचित, वो यथासंभव आर्थिक मदद उसकी करने की कोशिश करते रहते थे। दोस्तों, प्रेमचंद ने भारतीय अध्यात्म व ईश्वर की कल्पना पर संदेह दर्शाया। जब तप पूजा पाठ धार्मिक आडंबरों का उन्होंने खुलकर उपहास उड़ाया। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा करना, निराश्रितों को आश्रय देना व पीड़ित का कष्ट दूर करना ही धर्म की सच्ची साधना है। सामाजिक विषमता व धर्म की व्यवस्था ईश्वरीय विधान नहीं, अपितु कुछ विशेष वर्गों की स्वार्थ भावना व तुच्छता से प्रसूत है, जिसका विरोध व परिष्कार मनुष्य के प्रयत्नों से ही संभव है। प्रेमचंद ने अनुभव किया कि सामाजिक समस्याओं का सबसे मूल कारण क्या है? दूषित आर्थिक व्यवस्था। उनका एक निबंध था महाजनी सभ्यता करके, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसके पास पैसा है वह भगवान के समान है, और उसका अंतःकरण कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन साहित्य, संगीत, कला सभी धन की देहली पर माथा टेकते हैं। प्रेमचंद इस दृष्टि से भी मानवतावादी थे कि चाहे उन्होंने संभ्रांत उच्च वर्ग के राज्य, उद्योगपति, जमींदार, मध्य वर्ग के व्यवसायी, नौकरी पेशा, समाज के पुराण पंथी पंडित, पुरोहितों की शोषक वृत्ति व कुत्साओं की वजह से उनकी प्रखर आलोचना की, परंतु साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं व उलझनों की वजह से उन्हें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं रखा। उनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक आवरण के नीचे जो पूंजीवादी है वह भी एक इंसान है। दोस्तों, वास्तव में प्रेमचंद कहीं भी अपने साहित्य में कठोर नहीं होते, कहीं भी दंभ नहीं भरते। यह उनके व्यक्तित्व की अभूतपूर्व विजय रही, और इसी व्यापक सहानुभूति के कारण उनके साहित्य का क्षेत्र बहुविध व विस्तृत हुआ, जिसमें मानवतावाद का नया क्षितिज उभरता दिखाई देता है। जन आकांक्षाओं, आशाओं, नए स्वप्नों का क्षितिज, आगे बढ़ने की आकांक्षा घोर बर्बरता व जड़ता की स्थिति से ऊपर उठकर महामानवता का सुनहरा स्वप्न कचोटते व्यंग, गली सड़ी जर्जर व्यवस्था पर उसे बदलने का कृत संकल्प, मानव के स्वर्णिम भविष्य में असीम आस्था और मानवीयता, यही प्रेमचंद कथा साहित्य की अमोघ शक्ति है। और शायद यही कारण है कि आज भी प्रेमचंद के साहित्य का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। उनके साहित्य के सभी पात्र, चाहे वे छोटे से छोटा कहानी का कोई छोटा पात्र है या कोई कहानी का प्रमुख पात्र है, सभी आज भी पाठकों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाकर रखे हुए हैं। दोस्तों, ये तो हमने जाना प्रेमचंद के साहित्य में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि उनके साहित्य को आज भी साहित्य की दृष्टि से अलग स्थान मिला हुआ है। उनकी कथा कहानियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। हिंदी भाषा के और भी विभिन्न विषयों पर हम इसी प्रकार अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।